खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आईटी बस्ती में पटाखे चले, हुआ विस्फोट, 7 बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल, सरस्वती विसर्जन का था आयोजन। गांधीनगर अंडरपास के पास कल्याण भूमि और सूरतगढ़ रोड सरकारी स्कूल के पास बने खतरनाक मोड़ होंगे सीधे हादसों पर लगी। 23 फरवरी से होगी मदिरा दुकानों की नीलामी, 22 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। यातायात शाखा में लगाए चालकों के लिए 8 वे शुगर जांच के लिए शुरू। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय के आईटीआई बस्ती में दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। हनुमानगढ़ जंक्शन के आईटीआई बस्ती में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन का कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान विसर्जन के चलते पोटाश जलाने के दौरान हुई कोताही के चलते बड़ा हादसा हो गया। आईटीआई बस्ती में चल रहे मां सरस्वती पूजा महोत्सव के तहत मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान हुए हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए। बताया गया कि इस दौरान उत्साहित कुछ बच्चे पोटाश चला रहे थे। अचानक पोटाश में बारूद ज्यादा भर जाने से पोटाश में से विस्फोट हो गया, जिस कारण 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा पोटाश में बारूद ज्यादा भरने से हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जी, आईटीआई कॉलोनी में आज मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम था, तो सभी तैयारी कर रहे थे। लेडीज़ें वगैरह खड़ी थी, मूर्ति को ट्रैक्टर में रखा हुआ था। तो हमारे 4-5 साथी थोड़ी दूर पे पटास चला रहे थे। अचानक पटास फट गई। फटने के कारण पास में बारूद जो था उसमें चिंगारी चली गई और बारूद का काफ़ी ज़्यादा धमाका हुआ। उससे दोस्तों को काफ़ी चोटें आई है। एक की तो अपने आँख ज़्यादा ख़राब है, 2-3 की काफ़ी हालत गंभीर है और 3 एक सही है। कुल मिला के कुल 7 एक दोस्त थे जी। अभी नागपाल हॉस्पिटल में कितने भर्ती है? टाउन हॉस्पिटल में कितने? नागपाल हॉस्पिटल में अभी 3 है जी और सरकारी हॉस्पिटल में 4 हैं, जिसमें से एक का हाथ फ्रैक्चर ज़्यादा बता रही हैं और एक का चेहरे पे ज़्यादा। जी हाँ, मौके पे मैं 2 को लेके आया था और 4 को मेरे से पहले टाउन ले गए थे टेम्पो में, तो मैं 2 को लेके आया हूँ नागपाल जी के पास। इनकी हालत अभी कुल मिला के ठीक है। 2 ठीक है, कि थोड़ी आँख मतलब ज़्यादा है। घटना की सूचना पाकर तहसीलदार दानाराम मीणा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। तहसीलदार पीड़ित परिवार से भी मिले और आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं की जांच करवाने की बात कही। जैसे लोगों ने 6 बच्चे घायल हुए, जिनमें 2 बीकानेर गए, 2 टाउन हॉस्पिटल, 2 या नागपाल जिले एडमिट हैं। जिनका नागपाल जिले बच्चे एडमिट हैं, जो मैंने देखा है, और उनका उपचार वगैरह करने के लिए डॉक्टर अभी स्टाफ ने निर्देश किया कि अच्छा सा उपचार करें। और आयोजन करता हूँ के बारे में मैं पता कर रहा हूँ कि किसने ये आयोजन किया, बारूद कहाँ से आया, इसे संबंधित जाँच की जाए। नगर परिषद शहर को चंडीगढ़ का स्वरूप देने में जुटी है। इसी के तहत बुधवार को गांधीनगर अंडरपास के पास स्थित कल्याण भूमि और सूरतगढ़ रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास बने खतरनाक मोड़ को सीधा किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों तथा नगर परिषद की टीम ने मौका मुआयना किया। नगर परिषद के चेयरमैन, पार्षद और अधिकारी कल्याण भूमि के मोड़ को सीधा कर भव्य सड़क बनाने के लिए मौका मुआयना किया। साथ ही कल्याण भूमि की दीवार को सीधा करने के लिए श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति के सदस्यों से वार्ता की गई। वहीं समिति सदस्यों ने इस बारे में सहमति जता दी है। इसके बाद 4 दीवारी को पीछे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति अध्यक्ष अश्वनी नारंग ने बताया कि समिति सदस्य मोड़ को सीधा करने से बिल्कुल सहमत है। इससे सड़क खुली होगी और दुर्घटनाओं की आशंका नहीं रहेगी। अभी जो इधर नया अंडरपास शुरू हुआ है, उसके लिए जो कल्याण भूमि के बिल्कुल साथ रोड जारी है, वहाँ पर दुर्घटना के बहुत चांस रहते थे। इसलिए आज चेयरमैन साहब ने अब संस्था को बुलाकर वार्ता की। हमने चेयरमैन साहब को आश्वासन दिया भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी जगह जाए कोई दिक्कत नहीं है, आवागमन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ये सभी का सहयोग है और इसको ठीक किया जाए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। अब जगह देने के लिए बिल्कुल सहमति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेयरमैन साहब का जो आदेश है वो सही है। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा अंडरपास का लोकार्पण किया गया था, जो कि अब इसके साथ ही भव्य रोड नगर परिषद बनाने जा रही है। इसके लिए श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति सदस्यों को बुलाकर इस बारे में चर्चा की गई। इस दौरान समिति सदस्यों ने कल्याण भूमि की दीवार को पीछे हटाने की सहमति दे दी। शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जाएगा। सभापति ने बताया कि यह रूट टाउन जंक्शन को जोड़ने के लिए बनेगी, जो कि कल्याण भूमि के साथ साथ सड़क बनाई जाएगी। साथ ही बीच में आ रहे खतरनाक मोड़ को सीधा किया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद के अधिकारियों और पार्षदों ने सूरतगढ़ रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास बने खतरनाक मोड़ का भी अवलोकन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ किया।
इस मोड़ को भी सीधा करने की सहमति शिक्षा विभाग ने दे दी है। सहमति के बाद यहाँ भी काम शुरू कर दिया गया है। हमारे लोकप्रिय विधायक विनोद कुमार जी के द्वारा गांधीनगर अंडरपास का मुहूर्त किया गया है। हमने आज एक्शन साहब, पार्षद सुमित रणवा जी, पार्षदपति गौरव जैन व नीलकंठ महादेव सेवा समिति के पदाधिकारियों को बुलाकर यहाँ सर्वे किया है। शमशान घाट के एक कोने पर थोड़ा सा अंधा मोड़ है। भविष्य में यह सड़क दोनों अपने टाउन जंक्शन को जोड़ने की मुख्य सड़क बनेगी और ट्रैफिक भी इस पर बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण से शमशान घाट के कोने को सीधा किया जाएगा एवं जो ट्रांसफार्मर व खंभे बीच में आ रहे हैं, पेड़ बीच में आ रहे हैं, उन्हें हटाए जाएंगे। ये एक भव्य रोड बनाई जाएगी ताकि शहर सुंदर दिखे एवं लोगों को आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो। इसके अलावा आज हमारे सभी नगर परिषद के पदाधिकारियों व पार्षद सुमित रणवा जी, पार्षद पुत्र गुरप्रीत जी मान के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक सेकेंडरी स्कूल जो सूरत रोड 12 नंबर सेक्टर में है, उस पर भी एक अंधा मोड़ है। उसके बारे में भी पूर्व कोच महेंद्र सिंह जी मान व पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुमेर सिंह जी यादव को साथ लेकर वहाँ अवलोकन किया गया है। उनके द्वारा वो कोने को सीधा करने की सहमति दे दी गई है। शाला प्रमुख यादव मैडम ने भी उसकी सहमति दे दी है। जो उनकी STMC है उन्होंने भी सभी ने सहमति दे दी है। वहाँ पर मौके पर काम स्टार्ट हो गया है। जो सूरत रोड पर भी अंधा मोड़ है वो भी खत्म होगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो। आदरणीय चौधरी विनोद कुमार जी और माननीय सभापति जी द्वारा शनिवार 13 फरवरी को जो अंडरपास का उद्घाटन किया था, अब जो इसकी सड़क सुदृढ़ीकरण का जो काम चल रहा है, इसका ये कल्याण भूमि के पास एक मोड़ ऐसा है जहाँ से आवागमन के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है। तो आज नीलकंठ सेवा समिति के पदाधिकारियों को चेयरमैन साहब ने कन्वेंस किया और उन्होंने बड़ा हृदय दिखाते हुए शहर हित में, समाज हित में और ये अपनी जो नीलकंठ महादेव सेवा समिति की 4 दीवारी है ये पीछे हटाने के लिए हमें आश्वासन दिए है। और सभापति जी ने भी हमें पूरा इस बात का विश्वास दिलाया है भाई शहर में रहने वाले हर बाशिंदे की सुविधा के लिए किसी भी तरीके की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। जिले की 360 मदिरा दुकानों की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ई नीलामी 23 से 27 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी चुमनलाल मीणा ने बताया कि नीलामी के इच्छुक व्यक्ति सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है। मीणा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन और नीलामी बोली के लिए आवेदन किसी भी ई मित्रा, साइबर कैफे अथवा स्वयं के कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जिले की कुल 360 मदिरा दुकानों में से 23 फरवरी के दिन 81, 24 फरवरी के दिन 73, 25 को 71 और 26 फरवरी के दिन 68 और 27 फरवरी के दिन 67 मदिरा दुकानों की नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वयं के खाते की ID, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे। नीलामी के लिए आवेदन राशि एवं जमानत राशि निर्धारित की गई है। जो ये नई मद्य संयम नीति आई है, इसको लेकर के सभी ठेकेदारों से, स्टेक होल्डर से हमने मीटिंग ले ली है। मीटिंग के बाद हमने एक को इस नई नीति के बारे में बता दिया है। कुल मिला के इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 7.5% के आसपास हुई है। बियर की बोतलों में 30 से 40% की कमी आई है, 30-40 रुपये की कमी आई है। इसके अलावा नीति को लेकर के जो आम आदमी में जो भ्रांति है हमारे ठेकेदार में, उनको भी उनके जो भी प्रश्न है उनको हमने हल, उनके जो किसी तरह की समझ उनको हमने बैठा के उनको सरलीकरण बताया। नीति बहुत सरलीकृत है और बिजनेस डूइंग के आधार पे ये आई है। पहली बार नीति में काफ़ी बदलाव आया है और सरकार की जो पॉलिसी आई है बेहतर है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठेकेदार या शराब के धंधे में रुचि रखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करें। चूँकि रजिस्ट्रेशन वर्तमान में चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जिस भी दुकान के लिए वो आवेदन करना चाहते हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके और नीलामी में भाग लेंगे। जिस भी दुकान की नीलामी में भाग लेंगे तो वो 3 स्लैब उसमें दिए हैं, 50,000, 40, 50 और 60,000, 3 प्रकार के स्लैब हैं। और इन स्लैबों को
के आधार पर वो दुकान के लिए नीलामी लगा सकते हैं और 23 से लेकर के 27 तक नीलामी होगी और काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। मेरा सभी से आग्रह है, पुनः आग्रह है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पैसे जमा कराएं, पैसे जमा करके दुकान अच्छी से अच्छी दुकान की नीलामी लगाएं और ये आम लोगों के लिए एक अच्छी पॉलिसी है। इसमें एक व्यक्ति 2 जिले में 2 दुकान और स्टेट में 5 दुकानें ले सकता है। पंचायती राज विभाग की ओर से टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में सरपंचों के बाद अब पंचों की कार्यशाला चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक पंचों के लिए 15 फरवरी से 22 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसमें पंचों को उनके अधिकारियों और शक्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पंचायत समिति टाउन में सहायक विकास अधिकारी हरिराम ने बताया कि कार्यशाला में ग्राम पंचायत कोहला, मक्कासर, मटोरिया वाली ठानी, गुरुसर, मैनावाली और लखवाली के पंचों को प्रशिक्षण दिया गया। ये पंचायती राज विभाग के तत्वाधीन में पंचों की, वार्ड पंचों की कार्यशाला चल रही है। प्रशिक्षण जो 15 फरवरी से शुरुआत हुआ था और 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें क्लस्टर वाइज ग्राम पंचायतों बांटी है 5-5, 7-7, जिसके वार्ड पंच डेली आते हैं और उनको उनके उत्तरदायित्व, कर्तव्य और शक्तियों, अधिकारों के बारे में बताया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है पंचायत समिति स्तर पर। आज ग्राम पंचायत कोला, मक्कासर, मटोरिया वाली ढाणी, गुरुसर, मैनावाड़ी, लखवाड़ी आदि ग्राम पंचायतों से पंच आए हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगे किसका रहेगा? आगे 18 फरवरी को कल है ग्राम पंचायत मुंडा, नौरंगदेसर, नवा, पक्का भादवा, पक्का सारना, रामसरा, नारायण और रणजीतपुरा का कल होगा। इसमें यही है, वार्ड पंचों को उनके जो दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, जैसे वार्ड सभा के उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, वार्ड सभा में कैसे आयोजन होता है, कैसे कोरम पूरा होता है, कौन अध्यक्षता करता है, वार्ड सभा के अंदर क्या क्या कार्रवाई की जाती है। वार्ड सभा के बाद में पाक्षिक बैठक जिसके वो सदस्य हैं उसमें भाग लिए जाते हैं, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, किस तरीके से प्रस्ताव रखे जाते हैं, किस तरीके से जीपीडीपी का प्लान में उनकी भागीदारी होती है ग्राम विकास योजना के अंदर, वो सारा इसमें प्रशिक्षण में उनको बताया जाता है। सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को यातायात शाखा में चालकों के लिए आंख और शुगर जांच के लिए शिविर लगाया गया। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा ने बताया कि शिविर में विभिन्न वाहन चालकों को बुलाया गया। इस दौरान शिविर में उनकी आंखें और शुगर की निःशुल्क जांच करवाई गई, साथ ही चश्मे भी निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। चिंदा ने बताया कि हर वाहन चालक को प्रतिवर्ष अपनी आंखों तथा शुगर की जांच करवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि धुंध के मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाहनों के पीछे रेडियम और फॉग लाइट अवश्य लगाएं, साथ ही वाहनों को धीमी गति से चलाएं। उन्होंने कहा कि अगर वाहन में कोई तकनीकी खराबी आती है तो वाहन को सड़क से 10 फीट दूर खड़ा करें। सुरक्षा माह चल रहा है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज यातायात शाखा में आँखों की जांच एवं शुगर की जांच के लिए कैंप लगाया गया है और जिसमें हमने यहाँ हनुमानगढ़ के टैक्सी ड्राइवर हैं, टेम्पू ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनको बुलाया है। करीबन 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी और इनकी आंखें व शुगर टेस्ट किया जा रहा है और निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि एक्सीडेंट नहीं हो, हर आदमी साल में 6 महीने में अपनी आंखें टेस्ट करवाए, शुगर टेस्ट करवाए ताकि सेफ़ रहे आदमी। ये क्या अधिकतर एक्सीडेंट में आँखों? हाँ बिल्कुल, एक्सीडेंट में आँखों का भी रहता है। कई बार आँखों की दृष्टि कम हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, तो इससे पहले सचेत हो जाए आदमी और आँखों की टेस्ट बहुत ज़रूरी है। सर अभी जैसे एक्सीडेंट काफ़ी हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, एक तो धुंध का चल रहा है। हमने पहले बार भी यही कहा था कि
धुंध में आप लोग जब भी वाहन लेकर जाते हैं तो ध्यान रखें कि अपनी फॉग लाइट, वाहनों की फॉग लाइट चलाएं, धीरे चले। और रेडियम लगाएं। रेडियम भी हमारे द्वारा अब तक जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, रोड सेफ्टी का सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से शुरू किया गया था और अब तक आज 17 फरवरी है, तो करीब 6,500 से ऊपर रेडियम लगाए गए हैं। बार बार यही कहा जाता है कि वाहन के पीछे रेडियम लगाएं, धीरी गति से वाहन चलाएं और फॉग लाइट जलाएं। और अगर वाहन में कोई टेक्निकल कोई आ जाती है तो वाहन को सड़क से 10 फुट पीछे बाहर रखें ताकि पीछे वाले वाहन को दिक्कत नहीं हो। और क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है किसी से पूछ के नहीं होता है, हमेशा यही देखा जाता है। जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन सामान्य टीकाकरण की भांति हो रहा है। आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में आज 192 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की द्वितीय डोज लगाई गई। अब तक जिले में 11,050 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम और द्वितीय डोज दी जा चुकी है। गांव लखोवाली के पास इंदिरा गांधी नहर में कार सहित गिरे 4 जनों के डूबने की मौत होने के मामले में नया मोड़ आया है। इस संबंध में कार चालक के खिलाफ टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दर्ज मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। हादसे में जान गंवाने वाली महिला रेणु के भाई रमेश कुमार अरोड़ा निवासी विजयनगर ने मामला दर्ज कराया है। बताया कि कार चालक रमेश स्वामी निवासी संग्रिया की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। गौरतलब है कि 9 फरवरी को नहर में कार गिरी थी। कार में संग्रिया के वार्ड 33 निवासी विनोद अरोड़ा, उनकी पत्नी रेणु और बेटी इशिता तथा गांव फतेहगढ़ निवासी सुनीता भाटी सवार थी। इस दौरान चारों की डूबने से मौत हो गई थी। मामले की जांच उप निरीक्षक संजू रानी कर रही हैं। की मौत हुई थी, उसमें पूर्व में जो है थाने पर मर्ग दर्ज की गई थी और उस मर्ग की जो है जांच चल रही थी। इसी दौरान कल जो है दिनांक 16/2/2021 को जो मृतका रेणु हैं उसके भाई हैं रमेश जी सिडाना, उन्होंने जो है थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है और उसमें धारा 304 में उन्होंने मुकदमा करवाया है और आगे इसमें भी जाँच कर रहे हैं। मैडम, ये किस तरह की इसमें जाँच की जाएगी? ऐसे इसमें कॉल डिटेल का देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, कहाँ कहाँ ये रुके थे, क्या क्या उस दिन का घटनाक्रम रहा था और कुछ जैसे किस वजह से गाड़ी वहाँ रुकी थी, पुराना इनका कोई विवाद है या नहीं है आपस में, तो उन सब बिंदुओं पर। चिकित्सा विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे गए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभाग द्वारा निरीक्षण अभियान निरंतर जारी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डिजिटल एपिक कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा प्रदेशवासियों को सर्वाधिक रास आई है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की 1,34,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर देश भर में पहले स्थान पर जगह बनाई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस आंकड़े पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना काल में विभाग द्वारा ऑनलाइन नाम जुड़वाने की सुविधा को भी प्रदेशवासियों ने अपनाया था और लाखों की संख्या में मतदाताओं ने अपने नाम ऑनलाइन जुड़वाए थे। आयोग द्वारा डिजिटल एपिक डाउनलोड की सुविधा को जैसे ही लॉन्च किया, प्रदेशवासियों ने इसे भी हाथों हाथ लिया। उन्होंने बताया कि देश भर में सर्वाधिक एपिक कार्ड राजस्थान वासियों ने डाउनलोड कर यह जता दिया कि लोकतंत्र में प्रदेश का हर व्यक्ति सामूहिक भागीदारी निभाने को तैयार है। गुप्ता ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और उनकी टीम को दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर्स और उनकी टीम ने लोगों को ऑनलाइन एपिक डाउनलोड करने के लिए जागरूक किया और प्रोत्साहित किया। इसी के चलते यह उपलब्धि हासिल हो सकी है। 59.85% मतदाताओं ने ऑनलाइन कार्ड डाउनलोड किए हैं। गुप्ता ने बताया कि फिलहाल यह सुविधा उन मतदाताओं को दी गई है जिनके नाम 1 जनवरी 2021 के बाद मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, जिनके मोबाइल नंबर आवेदन के समय दर्ज करवाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2,24,456 मतदाताओं में से 1,34,401 मतदाताओं ने एपिक कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक डाउनलोड जयपुर में हुए हैं, जहां 28,565 मतदाताओं ने अपने एक कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 59.85% मतदाताओं ने अब तक अपने कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए हैं। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर देश भर में एपिक कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की थी। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्रा, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की उपस्थिति में इस सुविधा का शुभारंभ किया गया था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और आवेदन के समय जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाया था, केवल वही मतदाता अभी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं, जहां उन्हें ऑप्शन दिखाई देगा। मतदाता स्वयं को रजिस्टर कर अपना कार्ड डाउनलोड कर इच्छानुसार कागज, सीट या प्लास्टिक सीट पर प्रिंट निकलवा सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस सुविधा को अन्य मतदाताओं के लिए भी आरंभ कर दिया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।